नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। कोरोना से जंग जारी है और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में 6 और नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जमुई और मधुबनी में दो मरीज मिले हैं, जबकि पटना में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। पटना में कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही अब बढ़कर 100 हो गई है। कुल मिलाकर आज की तारीख में बिहार में 19 नए मामले सामने आए हैं। और इधर कामगारों की घर वापसी के लिए सरकार लगातार ट्रेन चला रही है। लगातार दूसरे राज्यों में ट्रेन जा भी रही हैं। बावजूद इसके लोग घर वापसी की जल्दी में लॉकडाउन की लकीर को लांघ रहे हैं। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात के भरूच की है, जहां प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की मांग को लेकर पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। बताया यह जा रहा है कि ये सभी मजदूर बिहार और यूपी के रहने वाले हैं, जो अपने लिए घर वापसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां लोग घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। यहां भी हंगामा करने वाले लोग यूपी और बिहार के ही बताए जा रहे हैं। और कोरोना बंदी के दौर में प्रवासी मजदूरों और कामगारों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। कई लोग ट्रेन से तो कई खुद का इंतजाम कर बिहार पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मजबूरी और परेशानी के दौर में नियमों का पालन नहीं करना बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ट्रकों का ये काफिला सामान लादकर कहीं नहीं जा रहा, बल्कि इन ट्रकों में तो मजदूर लदे हैं, वैसे श्रमिक जो मुंबई से अपने घर लौट रहे हैं। ये तस्वीरें रोहतास जिले के नेशनल हाईवे की हैं। कोरोना बंदी में मुंबई के कारखाने बीते 1.5 महीने से बंद पड़े हैं। ऐसे में रोटी की आफत से परेशान इन मजदूरों ने परिवार संग घर लौटना ही मुनासिब समझा, भले ही रिस्क लेना पड़े। कोरोना से लोग बच भी सकते हैं, भूख से तो नहीं बचेंगे ना, मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा हम लोगों को, मजबूरी है हम लोगों का। तो ट्रकों पर आप लोग चल रहे हैं, उस पर भी रिस्क है? रिस्क है, लेकिन किसी तरह घर पहुंच गए तो बचने का तो चांसेस रहेगा ना सर। किस्मत के मारे ये ऐसे लोग हैं जो ट्रकों और कंटेनर को भाड़े पर लेकर पहुंचे हैं। भीषण गर्मी में परिवार और बच्चों संग जा रहे इन मजदूरों की स्थिति समझी जा सकती है। लोगों ने चेहरे पर मास्क तो लगा रखा है, लेकिन भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर ट्रकों में बैठे लोगों की ये तस्वीर मजबूरी पर कहीं भारी न पड़ जाए। क्या करें, मजबूरी है जो चलना पड़ रहा है। यहाँ से हम लोग घर पहुँचते हैं तो घर पे तो 2 टाइम का खाना मिलेगा, अगर वहाँ रहेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वहाँ पे भूखा मर जाएंगे। करेंगे क्या, मजबूरी है, ये बात तो समझ आती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों हैं? क्यों स्थानीय प्रशासन की ओर से क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था नहीं की गई? हाँ, अधिकारी बयान देकर पल्ला जरूर झाड़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट जगह कराने के कारण थोड़ी सी स्थिति नाजुक हो जा रही है कि किसी व्यक्ति को जो झारखंड जाने वाला उसको यहाँ पे उतार देंगे तो फिर उसके साथ समस्या हो रही है, उसको भेजा कैसे जाए। तो इस स्थिति में जैसे ही कोई नीति बनती है तो हम लोग उसको भी पॉजिटिवली टेकअप कर लेंगे। ये हाल तब है जब प्रवासियों के लौटने के साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यदि आंकड़े की बात करें तो बिहार में 4 मई से अब तक 482 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 482 में से 416 मरीज प्रवासी मजदूर ही हैं। मतलब कुल कोरोना मरीजों में 86% प्रवासी मजदूर ही शामिल हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि हालात कैसे हैं। स्पेशल ट्रेनों से प्रवासियों को लगातार बिहार लाया जा रहा है और कई यूं ही खुद की व्यवस्था कर अपने घर लौट रहा है। बात जिंदगी बचाने और हालात से लड़ने की है। ऐसे में कोरोना के खतरे की लड़ाई बड़ी चुनौती बन चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए अब इसके मायने समझ लेते हैं, इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल थोड़ी सी चूक पूरे बिहार को भारी पड़ सकती है। बिहार आने वाले प्रवासियों से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से मजदूर दूसरे जगहों से आ रहे हैं, उनकी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। 4 मई से अब तक कुल 482 लोगों का टेस्ट हुआ है। कोरोना मरीजों में आप अंदाजा लगाइए कि 416 प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि बिहार में अब तक 1012 लोग संक्रमित हैं। 1005 संक्रमितों में 416 प्रवासी मजदूर हैं, यानी कि जो दूसरे राज्यों से आए हैं। मतलब 40% से ज्यादा पॉजिटिव मरीज जो है वो प्रवासी मजदूर हैं। और अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि अब बिहार के मखाने का स्वाद दुनिया चखेगी। दुनिया बिहार के मखाने के महत्व को जान पाएगी। कोरोना काल से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के महापैकेज का ऐलान किया है, उसकी तीसरी किस्त की जानकारी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी, जिसमें 11 बड़े ऐलान किए गए, जिनमें से बिहार का मखाना, कश्मीर का केसर, कर्नाटक का कारागी और तेलंगाना की हल्दी शामिल है। Let us say if it is Bihar, makhana is considered to be one of the very nutritious food without any calorie concerns. One can always use it as a snack. And therefore in Bihar the cluster would aim at makhana cluster. कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान चलाया है। लोकल को वोकल बनाने का बीड़ा उठाया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मखाना की ब्रांडिंग की बात कही है। आपको याद होगा, आज से 1 साल पहले यानी 3 मार्च 2019 को जब पटना में संकल्प रैली हुई थी, तब पीएम मोदी को उस रैली में मखाना की माला पहनाई गई थी। मतलब मखाना मिथिला ही नहीं, बिहार की भी पहचान रहा है। अब उसी बिहार के इस मखाना को इंटरनेशनल पहचान मिलने वाली है। और बिहार के नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज किसानों और पशुपालकों के लिए बेहतर साबित होगा। कृषि का जो एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि की जो आधारभूत संरचना है, उसके विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का और आज ऐलान किया गया है। तो हमारे जो पैक्स हैं, हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके माध्यम से कोल्ड चेन है, कोल्ड स्टोरेज है, भंडारण है। आज सबसे बड़ी कठिनाई है कि भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है कि खाद्यान्न को रखें कहाँ पर। कृषि रोग निवारण के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं चला है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी को 53,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। चलिए अब आपको समझाते हैं कि केंद्र सरकार बिहार के मखाना की ब्रांडिंग आखिर क्यों करना चाहती है। दरअसल पीएम मोदी लोकल को वोकल बनाना चाहते हैं। ब्रांडिंग से मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मिथिलांचल में मखाना का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। मखाना में काफी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। मखाना से इम्यूनिटी मजबूत होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की वो मजबूत होती है। दूध और अंडे के मुकाबले में मखाना में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है और सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है और इसी वजह से इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश की जा रही है। बिहार में सरकार ने हर रोज 10,000 कोरोना जांच करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार के निर्देश के ठीक उलट पटना में कोरोना जांच की संख्या घटकर 60 कर दी गई है। सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य महकमा हाथ क्यों खड़े कर रहा है। क्या सरकार के निर्देश नहीं सुनते हैं अधिकारी? उसके हिसाब से पटना को 60 सैंपल्स भेजना है प्रतिदिन। जांच पर स्वास्थ्य मंत्री के दावे क्या जुबानी भर हैं? ये सवाल उठ रहे हैं तो उसके पीछे वजह है। वजह जानने के लिए पहले देखिए 13 मई को सीएम नीतीश कुमार की ओर से किए गए इस ट्वीट को, जिसमें उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद दिए गए निर्देशों का जिक्र किया है। इन निर्देशों में सीएम ने कहा कि टेस्टिंग कैपेसिटी कम से कम 10,000 तुरंत करें, जिलों में टेस्टिंग जल्द शुरू करें। लेकिन 2 दिन बाद ही सीएम के निर्देश के ठीक उलट पटना सिविल सर्जन ने हर रोज सैंपल जांच की संख्या घटाकर 60 तक सीमित करने का फरमान सुना दिया, जबकि इसके पहले तक 100-125 तक सैंपल की जांच हर रोज हो रही थी। जबकि 12 मई को ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने
जांच को लेकर हर तैयारी का दावा भी किया था। तैयारी जो स्वास्थ्य विभाग को करनी है, स्वास्थ्य विभाग ने उस काम को पूरा कर लिया है। इसके लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं, जो टीम बनानी है, वो सारा काम स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा है। और जो लोग बाहर से हमारे आएंगे उन लोगों की हम स्क्रीनिंग और आवश्यकता अनुसार जांच कराएंगे। हमारे यहाँ जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से पटना को 60 सैंपल्स भेजना है प्रतिदिन। पटना जिला में लगभग 100, 125, 150 तक भी जो है सैंपल्स प्रतिदिन लिए जा रहे थे। हैरानी तो तब हुई जब सिविल सर्जन से सीएम के निर्देश के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब से लगा कि सीएम के निर्देशों की उन्हें जानकारी तक नहीं। साथ ही संसाधनों के अभाव में टेस्टिंग कैपेसिटी कम होने की दलील दी। सीएम ने जो निर्देश दिया था कि 7 दिनों के अंदर सबकी जांच करनी है, 10,000 रोज सैंपल की टेस्टिंग होनी है, तो फिर 60 सैंपल अगर आप जांच करते हैं तो फिर लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे? नहीं, 60 नहीं, अभी भी हमारा 100 तो पहुंच ही जाता है। लेकिन यही है कि आफ्टर ऑल जो कैपेसिटी है, जब तक टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ता नहीं है तब तक तो कठिनाई रहेगी। नेचुरल है कि जितना हमारे पास जितने जिला हैं बिहार में, उन सभी जिला को वहाँ पे भेजना है टेस्ट लैब में। और टेस्ट लैब में जब भेजना है सभी जिला को तो कुछ लिमिट तो बनना ही चाहिए और वही बना हुआ। फिलहाल पूरे बिहार में 1900 से 2000 तक जांच हर रोज होती है। राजधानी पटना में 60 जांच हर रोज के हिसाब से भी जोड़ें तो सभी 38 जिलों में 2280 जांच हर रोज होगी। ऐसे में सवाल है कि सीएम के 10,000 जांच हर रोज का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि विभाग लक्ष्य पूरा करने में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 1800 से 2000 तक टेस्ट किया जा रहा है। जांच मशीनें मंगाई जा रही हैं जिससे जांच की संख्या बढ़ाई जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको सभी जिलों में जांच किया जाए। बिहार को हम 10,000 प्रतिदिन तक पहुंचाएं और इस दिशा में विभाग बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व ट्रूनेट मशीन्स आए हैं, 15 पीस 13 जिलों में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त भी और 45 पीस मशीन आएगा, उनको विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। तो जो जिलों में जांच करने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उस काम को हम लोग पूरा करेंगे। और जो संख्या बढ़ाना है उस संख्या को बढ़ाने के लिए भी विभाग के अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन समस्या जो मशीन हमको चाहिए होता है ये बड़ी संख्या बढ़ाने के लिए, उसमें हमको RT-PCR मशीन चाहिए होता है, ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्ट मशीन चाहिए होता है। और विभाग के अधिकारी दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि उन मशीनों की उपलब्धता शीघ्र हो जाए। कि पटना जिले में अगर देखा जाए 150-200 सैंपल की जांच होती थी, अब घटकर 60 की बात आ रही है, उस पर क्या कहें? नहीं, दूसरे जिलों में क्षमता बढ़ी है। जैसे कुल मिला के 1800 से 2000 सैंपल का जांच होता है, तो प्रतिदिन हर जिले की स्थिति अलग अलग होती है। और कोरोना बंदी के बीच झारखंड सरकार अब शराब दुकानों को खोलने की तैयारी में है। एक्साइज विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। अब सरकार की अनुमति मिलते ही टोकन सिस्टम से शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। राजस्व की कमी झेल रही राज्य सरकार अब शराब की दुकानों को खोलने की तैयारी में है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सरकारी शराब दुकानों से शराब बेचने की कार्य योजना बना ली है। ऑनलाइन शराब की बिक्री कैसे होगी और लोगों तक ये कैसे पहुंचेगी, इसे लेकर विभाग ने टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं आखिर कैसे होगी शराब की बिक्री। तो मोबाइल ऐप के जरिए 48 घंटे में सिर्फ एक टोकन मिलेगा। एक पहचान पत्र खरीदारी के समय पास रखना होगा। पास की दुकान से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच शराब मिलेगी। निर्धारित किसी एक घंटे में मिलेगी अधिकतम 6 बोतलें। एक टोकन एक बार ही उपयोग किया जाएगा। कितना समय खोला जाए, कितने लोगों को दिया जाए, है ना, इस पर अभी चल रही चर्चा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का सिद्धांत का भी पालन हो जाए और शराब बिक्री के बाद रेवेन्यू आए सरकार को। राज्य में 1,500 से ज्यादा सरकारी शराब की दुकानें हैं, जहां से हर दिन करीब 9 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री होती है। 2019-20 में फरवरी तक राज्य सरकार को लक्ष्य के मुताबिक 1600 करोड़ रुपए की आमदनी शराब की बिक्री से हुई थी। उधर राज्य के खुदरा शराब विक्रेता संघ ने सरकार की तैयारी का स्वागत करते हुए अपनी परेशानी से सरकार को अवगत करा दिया है। ऑनलाइन संभव नहीं है
अगर ऑनलाइन खोलते हैं तो डिलीवरी बॉय की प्रॉब्लम आएगी, उसकी सैलरी की प्रॉब्लम आएगी। तो ये अगर व्यवस्था होने से भी हम लोग नहीं खोल पाएंगे। कारण क्या है कि गांव देहात बहुत से लोग ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, उसमें प्रॉब्लम होगी। शराब बिक्री में सरचार्ज लगने की संभावना है। राज्य में शराब पर 50% वैट है, जिसके कारण राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी शराब की बिक्री से ही होती है। ऐसे में कोरोना बंदी से भारी नुकसान उठा रही सरकार अब कुछ अतिरिक्त कर लगाकर शराब बेचने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और रांची के सबसे बड़े हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी को लोग एक बार फिर कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। रमजान के महीने में हिंदपीढ़ी वासियों की जांच पर काम इबादत ज्यादा हो रहा है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। वहीं इनमें आधे से ज्यादा कोरोना संक्रमित रांची के रहने वाले हैं। बावजूद इसके रांची के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में होने वाली कोरोना जांच में काफी कमी आई है। हिंदपीढ़ी इलाके के पास ही गुरु नानक स्कूल कंट्रोल रूम में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया है, जहां हर दिन हिंदपीढ़ी के 60 से 80 लोग जांच के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब यहां पहुंचने वालों की संख्या घटकर 30 से 40 हो गई है। 100% हिंदपीढ़ी के लोग पहले होते थे, मोटा मोटी 90% है ना, और अभी घट गए हैं। अभी आपका 50 अभी हिंदपीढ़ी के भी। कोरोना जांच से हिंदपीढ़ी के लोगों के दूर भागने को रमजान के नेक महीने से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इस्लाम में कहीं भी रमजान के महीने में किसी भी तरह के टेस्ट की मनाही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक धारणा है कि कोरोना जांच से ध्यान हटाकर अभी इबादत पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। शुरू में वहाँ पर जाके सैंपल, बीच में हंगामा भी, बहुत सारे लोग डरे हुए थे, भयभीत नहीं दे रहे थे। फिर बाद में उनको समझाएगा, अवेयरनेस आया तो डोर टू डोर लेके, लेकिन अब वो काम नहीं हो रहा। तो लोग उतना रमजान में उस काबिल नहीं होते हैं कि भूख भी रहे, इबादत भी करे, अब जाए वहाँ पर ये भी कर रहे हैं। सोचते हैं कि जो होगा अब रमजान के बाद देखा जाएगा, रमजान में तो अब इतना नहीं हो सकेगा। इसकी वजह से कमी का एक वजह है। रमजान के महीने में इबादत के साथ ही कोरोना जांच भी तेजी से होनी चाहिए, खासकर तब जब पूरा का पूरा हिंदपीढ़ी इलाका लंबे दिनों से कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि इबादत तभी सफल होगी जब अपनी सजगता और सतर्कता से कोरोना को हम परास्त कर देंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर उषा कुमारी, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम गीतिका है और मैं पुणे से बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर से कि अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगी है और वहाँ से खून निकल रहा है तो क्या उससे कोरोना फैल सकता है? मेरा नाम सुनीता शर्मा है, मैं मुंगेर से हूँ। मेरा सवाल यह है कि कोई जख्म भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का रास्ता बन सकता है? मेरा नाम चेतना यदु है, मैं राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या चोट लगने से भी कोरोना वायरस फैलता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से मौसम तड़वी। क्या चोट लगने से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा रहता है? चोट से कोरोना वायरस होने की पॉसिबिलिटी तब हो सकती है जैसे कि आपको चोट लगी कैसे, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप चलते चलते गिर गए, किसी हार्ड सरफेस पर गिरे हैं और आपको उसकी वजह से वहाँ पर स्किन छिल गई है, वहाँ खून निकलने लगा है और उस हार्ड सरफेस पे अगर कोरोना वायरस पहले से ही मौजूद है तो आपकी स्किन में जो सरफेस में ब्रीच आया है, जो जगह बन गई है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि ये कोई भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन का मतलब है स्किन जो होती है हमारी वो थिक होती है, उसके थ्रू डायरेक्ट कोरोना वायरस तो एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर स्किन छिल गई है तो उसमें से कोरोना वायरस बिल्कुल अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अगली खबर का रुख करते हैं। बाढ़ के बख्तियारपुर में डी ग्रुप के रेल कर्मी विशेश्वर पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर से बाहर निकलने के दौरान अपराधियों ने उसे गोली मारी। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई।
मौके पर बख्तियारपुर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।